पढ़ कहाँ है पीछे वाला जो भी पढ़ाए थे इसके पहले? हाँ, नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ाए थे हम, जो पढ़ाए थे पढ़ के नहीं आया है। अच्छी बात है, नहीं पढ़ कर आया तो। हाँ? संवैधानिक विकास पढ़ा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। उसे हम बताया कि कैसे संविधान का निर्माण की शुरुआत होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत होती है। तो इसमें हम देखिएगा कि दो बातें बात किए थे, एक 1726 का, एक 1765 का। 1765 ईस्वी का बात है। दो डेट बताए थे कि नहीं? दो डेट हम बताए थे आपको, और ये दो डेट ही जो है कि ये जो आपको दिख रहा इसके लिए बनाए गए। ये 1726 में क्या हुआ था? कंपनी को क्या अधिकार दिया गया था? कलकत्ता, बम्बई और एक और था प्रेसिडेंसी, कौन सा है ना, मद्रास। उस प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उस प्रेसिडेंसी को क्या किया है? विधि बनाने का अधिकार दिया गया। उसको विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। और 1765 की कहानी बताए थे कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और इस बक्सर के युद्ध में देखिए एक तरफ जो होता है सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब शाह आलम द्वितीय, सब दिल्ली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और एक और होता है बंगाल का भगोड़ा नवाब, भगा दिया जाता है यहाँ से, जबरदस्त नवाब हो गई है। कौन है इसमें? मीर कासिम, है ना। ये तीनों मिलकर, सुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब है ही, शाह आलम द्वितीय भी यहाँ पर पहुँचा रहता है अवध के, है ना, अवध में पहले से ही। और फिर भागकर बंगाल का नवाब मीर कासिम भी यहाँ पर अवध में पहुँच जाता है। अवध जो ही प्रांत अभी जो है कि यूपी को अवध ही, संयुक्त प्रांत वगैरह उसी को कहते हैं, यूपी को ही। यहाँ पर जो है कि पहुँचता है, और पहुँचने के बाद तीनों जो है कि ये अंग्रेज जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, उससे नाखुश था, परेशान था। तीनों ने प्लान बनाया कि हम लोग अगर तीनों मिल जाएंगे तो युद्ध के माध्यम से इसको हम भगा सकते हैं। तीनों लोग मिला, तीनों लोग मिलने के बाद इधर जो होता है ब्रिटिश कंपनी होती है। तीनों लोग मिलने के बाद हालात इसका ये होता है कि बेचारा सब ये हथियार रख देता। सबसे पहले जो सुजाउद्दौला इतना बड़ा नवाब था, अवध का नवाब, सबसे पहले वही हथियार रख देता, कहता हमसे संभव नहीं है। तो शाह आलम द्वितीय क्या करता, वो तो पहले ही से भाग कर आया था बेचारा, और जिसके भरोसे बैठा हुआ था वही जब अंग्रेजों के शरण में चला जाता है तो बाकी क्या करेगा? क्या बोले? इसको लाइट को बंद नहीं समझ रहा, बंद कर दे। अच्छा, कहाँ पर इसका बंद करने का ऑप्शन? बाहर है, बंद कर, बंद की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, है ना,
बंद कर दीजिए, मौसम सब ठीक है। अरे बिना पंखा के भी हम तो एसीओ बंद करके रहते हैं, है ना। जब मेरा स्टूडियो में घुसता है ना कोई, तब उसको लगता है कि कैसे सर पढ़ा रहे थे। स्टूडियो तो पूरा पैक रहता है। ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन कौन सा है। सब्जेक्ट? वहाँ पर इतिहास भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, क्या बहुत है सारे, हाँ। साइट का नाम? प्लेटफॉर्म कैंप पर पढ़ाते हैं। तो सिराजदौला, सालक द्वितीय और बंगाल का नवाब जो होता है, तीनों ने तीनों मिलके क्या होता है, लास्ट में तीनों जो है कि हार जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की जीत होती है सैनिक के बदौलत, जबकि प्लासी का युद्ध जो था वो एक प्रकार का क्या था, षड्यंत्र का, है ना। षड्यंत्र के माध्यम से 1757 का युद्ध जीता था। क्या क्या था इसमें, ये किया था कि जो ये सिराजुद्दौला का जो मेन आदमी था मीर जाफर, सेनापति, वही सेनापति को ही क्या कहता है, अपने तरफ मिला लेता है। उसको मतलब कि प्रलोभन देता है कि भाई बंगाल का नवाब बनना है कि नहीं बनना है। वो बोलता है कौन नहीं बनना चाहेगा, इसके लिए बाप को मार देंगे, इस सिराजुद्दौला कौन है ना। तो ठीक है, तो उसका सब लोग मिल गया था, दो आदमी नहीं मिला था उसका, मोहन सिंह और मीर मदान नहीं मिला था। अंग्रेजों की तरफ मीर जाफर का ही कोशिश किया लेकिन मिला नहीं। तो समझ गया था कि अगर ये दोनों जिंदा रहेगा ना, और अगर हम हार जाते हैं, अंग्रेज अगर हार जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था, तो सोचा कि हमको ये बचने नहीं देगा, इसलिए कहा कि पहले जानकारी देने वाला को ही मार दो। और ये बहुत बढ़िया उसका मतलब जो भी था सेनापति था, तो दोनों को मार देता है, मोहन को और मीर मदान को, दोनों को मार देता है। तब लगा सिराजुद्दौला को कि अब लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे, तब वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद ही जो है कि मुर्शिदाबाद पहुँचता है, लेकिन मुर्शिदाबाद में ही आपका मीर जाफर का बेटा वहाँ पर तैयार रहता है, और वहीं पर जो है कि फांसी उसी पर लटवा देता है। तो बेचारा वहाँ पर भी जाकर नहीं बचता है। तो मीर जाफर को जो है कि गद्दी पर बैठाता है, लेकिन मीर जाफर जो है कि जब गद्दी पर बैठता है तो देखिएगा कि उसके साथ अंग्रेज जो है कि अपना नीति चलाता है, सब कुछ कहता है कि हम जो कहेंगे वही सुनना है। और मीर जाफर पर इतना सारा टैक्स राजस्व जो है कि बकाया हो गया कि लमसम कहा जाता है कि उस समय 25 लाख हो गया था, उसको दे नहीं पा रहा था। देता कहाँ से, क्योंकि मीर जाफर गद्दी पर बैठने के लिए, नवाब की, है ना, बंगाल का नवाब बनने के लिए अवध और ये बिहार, ये सब जो है कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल का जो राजस्व वसूलने का अधिकार जो है कि दे दिया था। तो भाई कहाँ से राजस्व आएगा। और उसके बाद जो है कि ज़बरदस्ती उससे करा कि राजस्व हमको दो। तब अंतिम में बहाना बनाकर कि भाई तुम फ्रांसीसी के साथ मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रच रहा, अब तुमको हम हटाते हैं। और उसके बाद फिर से ही मीर कासिम को बुलाता कि तुम बनोगे, बोला क्यों नहीं बनोगे। और जबकि मीर कासिम मीर जाफर का दमादी था, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है, लेकिन मीर कासिम पहले से तैयार रहता है, वो जान जाता है कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी करेगा, और ये भी पता था कि इसके साथ हमको युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए मीर कासिम पहले से ही तैयार हो था और तैयारी कर भी रहा था। इसने क्या किया, अलग से अपनी सेना का गठन किया और उसका प्रशिक्षण भी यूरोपीय आधार पर करने लगा, और बंदूक बनाने का कारखाना भी खोल दिया था, गोला बारूद बनाने का कारखाना भी खोल दिया था। और उसका जो हेड क्वार्टर था मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद से हेड क्वार्टर को मुंगेर स्थापित कर दिया था, और मुंगेर में बंदूक बनाना शुरू कर दिया था। आज भी मुंगेर में जाइएगा, सब घर में बंदूक बनता है क्योंकि वहाँ पर पहले ही से बंदूक की फैक्ट्री था। तो जितना सब सीख के आता था ना, सीख लिया, अब काम खत्म हो गया, कंपनी हटा दी, उसके बाद जो है कि घरे में बंदूक बना रहा है ना। तो आज भी बंदूक वहाँ पर मुंगेर में, है ना, बंदूक और सिगरेट का तो फैक्ट्री है ये, है ना। तो सोच लीजिए कि आज भी वो वहाँ पर इस तरह के व्यक्ति लोग रहते हैं। तो यही सब मीर कासिम से फिर युद्ध होता है, ये सारी कहानी थी। तो 1765 का युद्ध जो है कि जब अंग्रेज जीत जाता है, तो जीतने के बाद ही जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, बंगाल,
बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार देता है, टैक्स वसूलने का अधिकार भारत दे देता है। किसको? अंग्रेजों को मिल जाता है। कौन देता है? ये साल द्वितीय के साथ, सॉरी सुजोदौलत ने यही साल द्वितीय के साथ संधि होता है ना, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इसके साथ ही जो है कि क्योंकि ये मुगल बादशाह था ना, तो मुगल बादशाह के साथ ही संधि होता है, और जो है कि इलाहाबाद का 1765 में संधि के तहत यह अधिकार इसको देता है। लेकिन राजस्व तो आ रहा था, लोग कंपनी के अधिकारी लोग राजस्व को वसूल रहे थे, लेकिन वो राजस्व कंपनी के पास नहीं पहुंच रहा था। कंपनी के पास राजस्व नहीं ये पहुंच रहा था, और जिसके कारण कंपनी जो है कि आर्थिक स्थिति उसकी कंपनी की खराब हो चुकी थी, पैसा का अभाव हो गया था। अब जो है कि भ्रष्टाचार इसके अंदर बढ़ गया था, क्योंकि वो पैसा कहाँ जा रहा था कोई पता नहीं था। जिसके पास लगान आया वही जो है कि अपना मौज मस्ती कर रहा है। अब कंपनी की स्थिति मतलब इतनी खराब हो गई, जिसका कारण ही लास्ट में ब्रिटिश सरकार को ये मतलब कहना पड़ा कंपनी को कि भाई हमको कुछ आर्थिक मदद किया जाए। कहा कि ऐसे कैसे हो गया, जब तुम एक अधिकार प्राप्त है व्यापार करने के लिए, सब कुछ तुम्हारे ही अधिकार में है, तो भाई ऐसे कैसे हो गया। 1765 के तहत राजस्व वसूलने का अधिकार भी है, तो सब कुछ आने के बावजूद भी आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई? अगर बिहार सरकार के पास बहुत ज़्यादा जो है कि टैक्स जा रहा, उसके बाद भी यहाँ पर अगर डेवलप नहीं हो रहा, तो पैसा कहाँ गया? सरकार की स्थिति खराब है, पैसा कहाँ गया? कहीं न कहीं सब अपना अपना घर में लेके चले गए, है ना। तो यही बात था। तब लास्ट में जो है कि ब्रिटिश सरकार कहा कि ठीक है हम तो हेल्प करेंगे, लेकिन पहले इसकी जांच पड़ताल पहले कर ले, कहाँ दिक्कत है। तब जांच पड़ताल किया तो देखा कि बहुत भ्रष्टाचार है भाई, शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा। तब कहा कि हम अब जो है कि हेल्प करेंगे, लेकिन अब हम इसको रेगुलेट करेंगे। ब्रिटिश सरकार कहा कि अब हम अपने तरीक़ा से कंपनी को रेगुलेट करेंगे, और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1772 में पारित किया गया। में पारित किया गया, और इसके तहत अब धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट बनना शुरू हो गया। जो हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, पिट्स न्याय एक्ट 1784 को देखेंगे, चार्टर एक्ट 1793 को, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 को हम लोग देखेंगे। और ये जो था ये कंपनी का शासन था। ताज का शासन, क्राउन का शासन अलग से 1853 के बाद 1858 से क्राउन का शासन, वहाँ का जो राजा होता है। लेकिन ये जो है 1853 तक कंपनी का शासन होता है, ठीक है। तो कंपनी का शासन में पहले देख रहे थे कि कंपनी के द्वारा क्या क्या बातें है ना कहा जा रहा है, उस सारी बातों को हम समझेंगे। तो 1772 से के बाद हम लोग 1773 की बात हम लोग करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ये सारी कहानी हम पहले भी बता चुके थे, है ना, इसके पहले भी। पहले भी हम बता चुके थे, तो आज समझ गए। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सारी बातें जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। जो अभी वाला रेगुलेटिंग एक्ट जो भी लिखाएंगे वो पॉइंट को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं सुने हैं? आपका जो पढ़ाते हैं। हाँ, तो प्लेटफॉर्म का नाम नहीं सुने, कोचिंगे का नाम है प्लेटफॉर्म। अब हो गया हमको लगता है कि उसका 24 साल लगता कि हो गया, 24 या 22 साल हो गया उसका।
न नवीन है एक ही ना है, लेकिन अब बंटवारा हो गया, एक संजय सर का अलग हो गया और नवीन सर का अलग हो गया, है ना, बंटवारा हो गया। ठीक है ना, बंटवारा होने के चक्कर में जो है कि मार खा गया, है ना, बहुत ज़्यादा क्षति हुई। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें। देखिए 1773 के बाद, है ना, के तहत क्या क्या होता है इसमें, बंगाल के गवर्नर पहले था, पहले समझ लीजिए कुछ बातों को। बंगाल के गवर्नर पहले था जिसका नाम था क्लाइव। ठीक है, लेकिन अब जो है कि इसके तहत 1773 जो रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया, इसके तहत क्या क्या कि जो बंगाल का गवर्नर था इसका पद चेंज कर दिया गया, इसका पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया और इसके आगे जोड़ दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें नाम जोड़ दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि बंगाल और मद्रास जो प्रेसिडेंसी था, है ना, 3 गो प्रेसिडेंसी बताए थे, कौन कौन, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या क्या बंगाल के अधीन कर दिया गया। क्या भाई तुमको जो भी काम करना है ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो कहेगा वही जो है कि सुनना है ना। इसी का नियम यहाँ पर लागू हो गया। थोड़ा सा क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, है ना, पद का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल उसको कर दिया। और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला जो बने उनका नाम था, क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स पता होगा कि इससे पहले ही 1772 में देखिएगा कि द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त करता है, इससे पहले ही। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के तहत 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और इसकी स्थापना कब होता है, 1774 में। और इसका जो क्षेत्राधिकार, मतलब कि जो इस कोर्ट का जो अधिकार था, उड़ीसा, बंगाल और बिहार तक विस्तृत था। उड़ीसा, बंगाल और बिहार तक इसका, क्योंकि आप देखिएगा कि भाई तीनों ये था, तीनों एक ही साथ था, नहीं था पहले, तीनों जो था एक ही साथ था, क्योंकि बंगाल के अधीन ही बिहार और उड़ीसा भी इसके साथ मर्ज था। 1911 के तहत 1912 में जो भी बिहार जो अलग हुआ, जब बिहार अलग हुआ था बंगाल से, तो बिहार और उड़ीसा एक साथ था ना। लेकिन बाद में जो है कि उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था 1936 में, पता है कि नहीं, 1935 के तहत 1936 में जो है कि अलग हो गया था। तो था तो एक ही साथ पहले। तो ये 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कलकत्ता में, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम है सर एलिजा एम्पे। क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। एम्पे कहीं कहीं एम्पे भी लगा, एम्पे भी, जो भी लिखना है, जो भी है, सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर, हाइड और लिमेस्टर। ठीक है, क्या नाम था, चैम्बर, हाइड और लिमेस्टर। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश।
तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा हाइड, चैम्बर, हाइड और लेमेस्टर। हाँ ठीक है, लिमेस्टर या लेमेस्टर जो भी लिखना हो, ठीक है, लेमेस्टर भी कर सकते या लिमेस्टर जो भी हो। ये इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और बता दे, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो इसकी सहायता के लिए कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी कहता है, और उसके जो संख्या होती है वो 4, कितना होता है, तो 4 इसकी संख्या होती है, 4 सदस्य जो होते हैं इनकी सहायता के लिए रहते हैं कि नहीं भाई अकेले कैसे काम संभालेगा। तो वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और उनके साथ 4 और लोग जोड़े गए। इनकी संख्या बाद में घटाया जाता है, अलग बात है। तो स्टार्टिंग में पूछ देगा कि कितने सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, तो कितने थे, 4 थे। ठीक है, तो ये सारी कहानी है और इससे बाहर हमको नहीं लगता कि अब इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जा सकता। ठीक है, हाँ एक चीज़ और कुछ और बता दे कि इसके तहत देखिएगा कि जो भी मतलब कि निजी व्यापार करने या भारतीयों से जो उपहार लिया जाता था, उस उपहार को, भारतीय उपहार को लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। क्या भाई, भारतीयों से कोई भी उपहार, कंपनी का कोई भी जो आदमी है उपहार नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा। तो भारतीयों है ना, भारतीयों उपहार लेने पर क्या क्या प्रतिबंध करें, भारतीयों उपहार लेने पर प्रतिबंध करते है ना। कहा कि अब कोई भी उपहार भारत से नहीं लेना है, मेरा भाई बेइज्जती होता है ना। ये हम अंग्रेज है ना, भारतीय से, काले लोग से क्यों लेंगे उपहार। तो ये सारी कहानी थी। तो लिखना चाहते तो लिख लीजिए इस तरह से, नहीं तो लाइन टू लाइन कुछ। क्या न्यायाधीश, न्यायाधीश को अंग्रेजी में इसका ये सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, एम्पे या एम्परे जो भी लिख सकते हैं। हाँ एक ही है, देखिए ना, कोई एक ही है, मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा ना, ये मुख्य न्यायाधीश था। हाँ चीफ, ठीक है। और उसके बाद ये 3 उसके सहायता के लिए अन्य जो थे है ना, अन्य सदस्य। हाँ ठीक है, जज नहीं न्यायाधीश है, हाँ ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश थे, ये सिर्फ न्यायाधीश थे। हाँ, जैसे ये 3 बेटा हो गया, ये बाप हो गया, ठीक है। न्यायाधीश होता है जैसे नहीं, हाँ क्या बोला, मुख्य न्यायाधीश, हाँ न्यायाधीश, उनकी सहायता के लिए। हाँ चैम्बर, हाइड और लिमेस्टर या लेमेस्टर जो भी लिखना है, हाँ जो लिखना है। क्या बोलिए, जस्टिस का नाम सर एलिजा एम्पे, फिर से लिख दे, सर एलिजा एम्पे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे। हाँ, भारतीयों उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। जो भी कंपनी का आदमी है उसको कहा गया कि अब तुम भारतीय लोगों से उपहार नहीं लेगा, गिफ्ट, किसी भी प्रकार का गिफ्ट तुम भारतीय लोगों से नहीं लेगा, ठीक है, ये कहा गया था। रिश्वत नहीं, अरे बात सही है, उपहार के रूप में रिश्वतें लेता था वो। जैसे किसी को काम लगाना, किसी को काम करना, कुछ इस तरह से है ना, तो एक प्रकार से रिश्वतें था, लेकिन उसका रिश्वत ना कहकर ये उपहार के संज्ञा दिया, सही ना, कि गिफ्ट है, ठीक है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, दहेज प्रथा समाप्त नहीं होगा, कितनों कोशिश कर ले, कितनों
आप कहते हैं ना कि आदमी शिक्षित होगा तो दहेज प्रथा खत्म है, अरे पढ़बे करता दहेज ला है ना। पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन पटना पहुंच गया तो दहेज ला है। भले वो जो है कि पटना में आके जो है कि समय बिता रहा है, ऐसा है समझे ना। और कुछ दिन पटना में रहता है उसका बाल बच्चा, उसके बाद इंतज़ार करता है कि बेटा का लगता है नौकरी नहीं हो रहा, तो सोचता है कि चलो पटना में भी रह ही रहा है, इसी बीच में शादी कर दो, कुछ तिलक को मिल जाएगा, फिर बाद में तो मिलने वाला है नहीं, घरे आ जाएगा तो कौन पूछेगा, है ना। अभी तो बहाना है कि पटना में रह के पढ़ रहा है। तो बहुत सारे सेम हुआ सर। हाँ भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, भारतीयों लिखे से। और कुछ भी लिखना, भारतीयों से। जो लेना लिख लो। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। हो गया। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, लिख लिए होंगे तब, 1773 के समय में ही इसके तहत कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति किया गया था। किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति किया था, जिसको कहते थे नियंत्रण कोर्ट। ठीक है सर, निदेशक, नियंत्रण नहीं, निदेशक कोर्ट। तो ये किस लिए किया गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन जो किया गया था कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। किस पर? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। नियंत्रण क्या बोले? साल नहीं, इसी समय, इसी के तहत, इस रिलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति है ना, गठन किया गया था कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। मतलब कि ये इस समय इसकी नियुक्ति इसलिए किया गया था कि अगर जो भी आप राजस्व वसूल रहे, चाहे यहाँ का नागरिक हो, चाहे सैन्य प्रशासन हो, पहले तो जानकारी ब्रिटिश सरकार के पास नहीं पहुँच रही थी, राजस्व अपने कंपनी के पास अधिकारी लोग जो है कि ख़त्म कर देता था। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, इस कंपनी पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके लिए इसकी स्थापना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया, इसके माध्यम से कहा गया कि अब सारी चीज़ों की जानकारी ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाना होगा, है ना। यानी कि राजस्व हो गया, चाहे नागरिक या सैन्य प्रशासन के बारे में, राजस्व या सैन्य प्रशासन, जो भी कहिए, सैन्य प्रशासन की जानकारी किसको देना है? ब्रिटिश सरकार को। वहाँ से फिर से बताइएगा सर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखते हैं निदेशक। ब्रिटिश सरकार को देना था। हाँ क्या? वहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लिखे हैं, बीच में निदेशक को लिखे हैं। और इसी को हिंदी में कहते हैं, निर्देशक। हाँ इसी को हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना। कभी कभी हिंदी वाला में जाइएगा ना तो आपको ये नहीं रहेगा, आदमी है ना, लड़के स्टूडेंट ज़्यादा इसी को याद रखता है, लेकिन वहाँ पर पूछेगा किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत निदेशक कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो किसके तहत? रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत। या किस एक्ट के तहत कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया? तो 1773 का था। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसका स्थापना किया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, आप समझ आया? यहाँ कंपनी पर क्या लिखा है? ये कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या गया था। समझ में आ रहा बाबू?
पदिक का आधार नहीं ना। अब लिखिए, हो गया होगा तो बोलिएगा। ये सारी बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। नहीं याद रखिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं जो है पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 है ही, लेकिन उसके साथ एक और पढ़ना पड़ेगा जो 1781 है। लेकिन आप पहले लिखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1700 यहाँ पर अब बात समझना है कि देखिए जब पहला बार कुछ चीज़ बनता है ना तो उसमें कमी रह जाता है ना। जितना आप क्योंकि कुछ भी चीज़ स्टार्टिंग होता है तो धीरे धीरे उसमें सुधार किया जाता है। तो जब पहला बार जब बना तो ऐसा लगा कि कुछ कमी हो सकता है, तो उस कमी को दूर करने के लिए यानी कि रेलवेटिंग एक्ट 1773 में कमी को दूर करने के लिए एक अलग से रेलवेटिंग एक्ट लाया गया था। उसका नाम था 1781। क्या था? 1781 था। और इसको हम लोग कहते थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहते थे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि 1773 रेलवेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए या किसके तहत कमियों को दूर किया गया? तो किसके तहत? तो 1781 के तहत, या जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ऐसे भी पूछेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है? 1773, 1784, 1833, 1813 जो भी है आपके सामने ऑप्शन रहेगा। तो कितना है? 81, ठीक है। 79 कहाँ से आ गया? अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, हाँ लिख लीजिए, हाँ इसी में लिख लीजिए, उसके बाद हम लिखा देंगे। इसी में लिख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए दूर करने के लिए 1781 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया छूट गया। इतना सिंपल सा तरीका है, आपको तो ये तो लैंग्वेज भी लिखा रहा है, सिर्फ लिख लीजिएगा कमी को दूर करने के लिए 1784 रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया, बस एक लाइन पारित किया गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अब जो है कि हम लोग बात करते हैं 1784 का, ना 1784 का ही थोड़ा सा इसमें एक लाइन हम अलग से लिखवा दिए हैं। तो 1784 के तहत क्या किया गया कि अब यहाँ पर कंपनी को जो काम है, कंपनी का जो काम है वो बंटवारा कर दिया जाता है। क्योंकि कंपनी देखिएगा
कि राजनीतिक कार्य भी काम कर रहा था और अपना जो व्यापारिक काम था वो भी काम कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक और व्यापारिक या वाणिज्यिक जो भी कहिए कार्यों को क्या क्या अलग अलग कर दिया गया। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक कॉमर्शियल वाणिज्यिक कार्यों को क्या क्या है अलग अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी का कंट्रोल करने के लिए पहले ही से किसका स्थापना कर रखे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर चुके थे। 1773 का था, किए थे ना स्थापना पहले ही। लेकिन अब यहाँ पर एक और मामला आ गया कि अब भाई जब अलग अलग कर रहे हैं तो राजनीतिक मामलों की कंट्रोल कौन करेगा। अब यहाँ पर राजनीतिक मामलों की को कंट्रोल करने के लिए फिर से एक स्थापना किया गया जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मतलब नियंत्रण बोर्ड कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड। ये किसकी कर रहा है, तो राजनीतिक मामलों में उसकी ये कंट्रोल कर रहा है कंपनी को। और इसके लिए इसमें 6 सदस्य रखे गए थे। कितने, 6 सदस्य रखे गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि अब कंपनी का अलग अलग काम का निर्धारण हो गया। वाणिज्यिक कार्यों का अलग, व्यापारिक कार्यों का अलग देख रहा है और आर्थिक कार्यों का अलग। इसका मतलब यहाँ पर अब जो है कि द्वैत शासन, डोल रूल जो भी कहिए उसकी शुरुआत होती है। द्वैत शासन की अब यहाँ से आपको शुरुआत होती है, यहाँ से, है ना, डुअल रूल, क्योंकि अब यहीं से अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो राजस्व के मामले की जानकारी देना था, किसको देना था, ब्रिटिश शासन को देना था। यानी कि राजस्व पर अधिकार कौन जमाए हुए हैं, ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश सरकार। तब हो गया ना, मतलब उसका भी नियंत्रण हो गया और कंपनी का भी अलग से नियंत्रण हो गया। तो यहीं से अब द्वैत शासन की फिर से आपको शुरुआत दिखाई देगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लिखे हैं राजनीतिक मतलब राजनीतिक मामलों की देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाँ किया गया। हाँ इस पर नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामलों का था। अरे नियंत्रण बोर्ड इसका हिंदी है भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हिंदी पूछ देगा नियंत्रण बोर्ड होता है। तो कभी कभी आपको ये ऑप्शन में ना देखकर नियंत्रण बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो लिखा दे, लिख लीजिए, 1-2 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए ना, ठीक है, लिख लीजिए हिंदी वाले। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, है ना। हाँ हाँ, नियंत्रण बोर्ड। सिलेबस समय पर समाप्त होना चाहिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिलेबस पहले समाप्त हो जाएगा तो आप लोग को सेट प्रैक्टिस भी करने में आसान होगा। क्या इतिहास तो ख़त्म हो गया ना, कि बचा हुआ, ख़त्म हो गया पूरा, एंशिएंट आधुनिक ख़त्म हो गया। अच्छा, मेडिएवल वगैरह नहीं। अच्छा, तो समझिए कि आपका लमसम में समाप्त हो ही गया है। ज्योग्राफी भी समाप्त हो गया होगा। ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हुआ कि नहीं, इंडियन ज्योग्राफी अभी चल ही रहा है।
अच्छा अच्छा ठीक। साइंस बचाओ, साइंस का क्लास पता ना, फिजिक्स कोई मतलब साइंस वाला में मतलब फिजिक्स खत्म हुआ है कि केमिस्ट्री? अच्छा चलो ठीक है, चले। तो लिखिए, लिखिए ना, है ना। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। ऐसे लिखिएगा, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किया गया। ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लिख लीजिए। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किया गया। ठीक है, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जो गवर्नर जनरल 1773 में देख रहे थे, उसमें उसकी सहायता करने के लिए 4 अलग से सदस्य नियुक्त किए गए थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर उसकी सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से घटाकर कितना कर देता है? 3। कितना होता है? तो 4 से घटाकर 3 कर दिया था। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिख लीजिए, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। ये जो 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ से भी कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन। आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा कि किस एक्ट को, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1784 रेगुलेटिंग एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अभी लिखा है सर, गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। 3 कर दिया, हाँ। इस 1784 के तहत, 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, तो उसी को ना लिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो एक जो था, क्योंकि यहाँ पर सुन लीजिए, 1784 के तहत ही क्या किया गया था, जो सैनिक मामलों का जो सैनिक मामला जो था, वो सभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया था। तो सैनिक मामला की देखभाल करने के लिए एक आदमी होना चाहिए, तो इसीलिए जो 4 सदस्य था ना, उसमें से एक को क्या किया गया था कि मुख्य सेनापति बना दिया गया था, है ना। जो पहला में जो 4 सदस्य था गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, उसमें से एक को क्या किया गया, मुख्य सेनापति बना दिया कि भाई सेना की देखभाल, है ना, सेना कमांडर बना दिया गया था। इसीलिए सदस्यों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाता है। समझ में आया? ठीक है ना। चलो, लिखना है इस पॉइंट को, लिखना है। कितना लिखोगे जी, है ना, लिखने का चीज़ कितना लिखोगे, कुछ बात है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि जो भी भारत में काम कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, वहाँ पर अब जो भी मुकदमा इस पर चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक अलग से ब्रिटेन में न्यायालय की स्थापना किया गया था। सोच लीजिए, काम कर रहा है यहाँ और मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय कहाँ है?
ब्रिटेन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर वो आदमी कुछ कर दे, मार दे, काट दे यहाँ के आदमियों को, तो यहाँ उसको न्याय नहीं, कहाँ, वहाँ। क्यों? क्योंकि जानता था कि यहाँ पर अगर मार काट भी देगा तो उसको हम सज़ा नहीं देना चाहते था, और तो अगर सज़ा नहीं देगा तो यहाँ के लोग क्या हो जाएगा, नाखुश हो जाएगा, ज़्यादा उससे दुखी हो जाएगा, और दुख होकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए सोचा कि चलो ना वहीं पर, कौन देखने जा रहा है, यहाँ का आदमी कौन वहाँ जा रहा है कि सज़ा मिला कि नहीं मिला, जेल में बंद है कि नहीं है, फांसी की सज़ा हुआ कि नहीं हुआ, लिख देंगे पेपर में। इंग्लिश से पेपर तो निकालना है, कौन है कि इंग्लिश पेपर पढ़ता है ठीक है ना। कोई इंग्लिश ज़्यादा बोले ना, यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी है कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा इंग्लिश बोले तो थोड़ा सा संस्कृत पर दबदबा बना के रखिए, है ना। और संस्कृत सुनने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत उसमें मिठास है। और एक चीज़ और बता दें, जो भी आपका जो लैंग्वेज है, अधिकांश लैंग्वेज वो संस्कृत से ही उसका विकास हुआ। इसलिए संस्कृत, आज संस्कृत का वैल्यू देखिए कहाँ चला गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर बाबू एक पॉइंट सुन लीजिए कि अब जो भी कंपनी के अधीन भारत का जो क्षेत्र था, जहाँ जहाँ भारत का क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार था, उसको एक नया नाम दिया गया। उसको नाम दिया गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र। अंग्रेजी बताते हैं, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र। यानी कि ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी, या जो भी बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडियन रीजन, मतलब कि कहा गया किसके तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के तहत। तो यहीं से जो है कि ये नाम आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन कहा गया। तो 1784 लिख लीजिए। भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्रों को, भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया। अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया, लिखा हुआ है। अब जब राजस्व सिस्टम पढ़िएगा इतिहास में जाकर, तो राजस्व सिस्टम में 3 चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा: अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, एक आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महलवाड़ी व्यवस्था। और उसमें आपको ये मिलेगा लिखा हुआ कि ब्रिटिश क्षेत्र का 19% पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ जहाँ कंपनी का अधिकार जिस क्षेत्र पर था, उस क्षेत्र में क्या किया गया था, जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। समझ आया? वहाँ पर आप इतिहास में पढ़िएगा। कितने लोग इस राजस्व सिस्टम को पढ़े हैं? इतिहास में पढ़े हैं? बाकी सब नहीं? चलिए, कोई नहीं पढ़े। हाँ, भुला गया है? कोई बात नहीं। भुलाने का बात क्या है ना, हम है ना, थोड़ा सा कैसा बात है तो थोड़ा सा एक बार 1 मिनट समय ले लेते हैं आप लोग के लिए। इसमें कौन सा बड़ी बात है? भुलाना नहीं है,
यहाँ पर 3 सिस्टम कौन कौन था? अस्थाई बंदोबस्त, जिस रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त जो है, देखिएगा थोड़ा सा 2 मिनट समय ले लेते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में, और ये किसके विचार से सहमत हुआ था? जॉन शोर के विचार से। क्योंकि यहाँ पर ये सोचा गया था कि हम भाई किस प्रकार से यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसानों से राजस्व की प्राप्ति करेंगे। तो यही सुझाव दिया था जॉन शोर की। इस तरह से ये सुझाव दिया था कि क्या करिए ना भाई साहब, कि यहाँ पर जो मेन आदमी है ज़मींदार जो है, उसको ज़मींदार को बुलाइए और ज़मींदार को कह दीजिए, कुछ उसको प्रलोभन दीजिए कि भाई आप टैक्स किसानों से तुम्ही को वसूल के लाना है। और ज़मींदार को यह कहा गया कि जितना भाई वसूल के लाओगे ना, उसका 1/11 हिस्सा हम तुमको दे देंगे, और बाकी जो है कि बचा हुआ शेष भाग 10/11 हिस्सा कंपनी रखेगी। यही था। और लेकिन ये भी कहा गया था कि जब दे दिया गया, तो इसलिए स्थायी बंदोबस्त को हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन जमींदार को एक और कह दिया था कि भाई देखो, अगर एक समय के अंदर सूरज के डूबने से पहले तुम अगर नहीं लाओगे, जमा नहीं करोगे, तो तुम्हारी जमींदारी हम छीन लेंगे। इसीलिए एक कानून पारित कर दिया था कॉर्नवालिस। कौन सा? सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, है ना। सनसेट लॉ जो है कि ये पारित कर दिया था कब? 1794 ईस्वी में, है ना। 1794 ईस्वी में ये पारित कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखिएगा कि बारामहल जिला में, जो आपका मद्रास में ही पड़ता है, तो कर्नल रीड था इसमें, है ना। कर्नल रीड ने इसकी शुरुआत करती है। और रैयत का मतलब होता है किसान, क्योंकि अब ये फेल हो चुका था। तो और ये 1820 में इसकी शुरुआत होती है। तो कहा कि नहीं, हम क्यों ना डायरेक्ट किसानों को ही कह दे कि भाई तुम जो है कि मेरे पास ला के पहुँचा देना। रैयत मतलब किसान होता है। तो अब जो भी अंग्रेज कंपनी था, वो किसान डायरेक्ट जो है कि किसके पास? कंपनी के पास पहुंचा रहा था। तो बारामहल जिले में कर्नल रीड, लेकिन इसको और फैलाया गया, और मद्रास में बताए थे थॉमस मुनरो। यहाँ पर आपका बम्बई में जो होता है वो कौन होता है? एलिफिस्टन। 1825 में एलिफिस्टन 1825 में मुंबई में शुरुआत करता है। मुंबई में शुरुआत करता है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था में भी, महाल का मतलब था कई गांव को मिलाकर जो मिलता था उसको कहते थे महाल। और इसमें अंग्रेज कहा गया कि भाई अभी किसान मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा कहते हैं, सब गांव वाला किसान एक करके आएगा तो कितना सब मिलेंगे, है ना। उतना फुर्सत थोड़ी कि किसान सब मिलते रहेंगे। अब कहा कि हम ना महाल वाली व्यवस्था, यानी कि कई गांव मिला देते हैं, और कई गांव मिलाने के बाद उसमें किसी एक व्यक्ति को आप चुन लीजिए, और सब आप मतलब आप अपने तरीके से चुन लीजिए, और आप उसी को पैसा दीजिए, और वो आदमी मेरे तक पैसा पहुंचा देगा। इस मतलब कि यहाँ पर देखिएगा जमींदारी व्यवस्था वाला ही यहाँ पर है कि जमींदार लोग क्या सबसे पैसा वसूल के अंग्रेजों के पास पर है। लेकिन यहाँ पर इस जमींदार जो था ये अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त था। लेकिन यहाँ पर कहा कि नहीं, जो भी गांव के लोग हैं, 4-5 गांव जो हैं, वो सभी मिलकर एक मीटिंग करके एक आदमी को चुन लीजिए अपने तरीक़ा से, और वही आदमी आप लोग से पैसा लेकर मेरे तक पहुँचेगा। और इसमें उपज का था कि जितना उपज होगा ना, उसी का कुछ परसेंटेज जो है कि रखा गया था
कि हमको इतना, लेकिन इसमें कहा गया कि बात ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगा तब ना हमको पहुंचाएगा। इसमें एक कृषि करने में वैज्ञानिक सुधार भी किया गया था, जिसका नाम था मार्टिन बर्ड ने वैज्ञानिक सुधार किया था। तो मार्टिन बर्ड भी माहलवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से आपका राजस्व प्रणाली चल रहा था। समझ आ गया? कोई बड़ी चीज़ था नहीं, तो हम समझा देंगे। चलिए, तो हम लोग लिख रहे हैं क्या? ठीक, तो हम लोग ये सारी बातों को बता दिए। अब हम लोग चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं। हाँ, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में होती है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन 1600 ईस्वी में वो 20 वर्षों के लिए यहाँ पर जो है कि पहले स्टार्टिंग में व्यापार करने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन धीरे धीरे इसके समय को क्या करता, बढ़ाया जाता है। और 1793 में भी क्या किया गया कि कंपनी के जो व्यापार करने का एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को कितना, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इतना ही नहीं, इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में बन गया था, दोनों चीज़ याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बन रहा है, 1784 में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बन रहा है, 1784 में, 1783 में, 73 में, 73 में लिखा थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 और कोर्ट ऑफ 1773 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773, अभी लिखा है ना स्टार्टिंग में, जिसमें 4 सदस्य रखे गए थे, और मतलब तो उसके लिए रखा गया था, गवर्नर के। तो यहाँ पर देखिएगा, व्यापारिक एक अधिकार बना दिया गया था, ये बढ़ा दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि जो सदस्य थे, 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, इसके सदस्यों की जो भी वेतन उतन था, ये कहा गया कि भाई अब भारतीय कोष से दिया जाएगा, इंडियन ट्रेजरी से दिया जाएगा, भारत के पैसा से इसका खर्च, वेतन भत्ता सब देना पड़ेगा। तो यहीं से देखिए कि धीरे धीरे भारतीय जो भी कोष था, इसमें भारत के पास थोड़ा बहुत जो भी पैसा था वो अब खाली करना शुरू करेगा। और द वेल्थ ऑफ धन का निष्कासन, ड्रेन सिस्टम, जो दादा भाई नौरोजी, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, ड्रेन सिस्टम दादा भाई नौरोजी जो कहते हैं कि धन का निष्कासन इंडिया से हो रहा है। और धन का निष्कासन का मतलब ये होता है कि यहाँ से धन तो जा रहा, लेकिन उस धन के मतलब धन के जो धन यहाँ से जा रहा है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, उसी को हम लोग धन का निष्कासन कहते हैं, दादा भाई नौरोजी कहते हैं, है ना। ड्रेन, हाँ हाँ, ठीक है, निचोड़ने वाली बात जो होती है, पानी निचोड़ने वाली बात, ठीक है। मतलब कि उसके पास इस प्रकार का मलमल है कि यहाँ वो मलमल जो है कि मतलब मलमल कपड़ा, यहाँ का मलमल बहुत बढ़िया रुमाल था, उसमें यहाँ से पानी को सोखता है और वहाँ जाके निचोड़ देता है ना, इस तरह की बात है।
तो 20 वर्षों व्यापारी का अधिकार था और इसके कोर्ट ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे उसका वेतन उतन कहाँ जा रहा है? भारतीय कोष से। वेतन कहाँ से जा रहा है? तो भारतीय कोष से, इंडियन ट्रेजरी से। ठीक है, भारतीय कोष से ये इसको मिल रहा है, इंडियन ट्रेजरी। यहीं पर देखिएगा एक और बात कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद में एक सेनापति का जो नियुक्ति हुई थी 1784 में, हुआ था ना, अभी जो कहानी सुनाए जो नहीं लिखाए थे। अब यहाँ पर उसकी जो अनिवार्यता होती है उसको समाप्त कर देता है। कमांडर इन चीफ की पद को कहा कि भाई इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो कमांडर इन चीफ की पद को क्या करता है? समाप्त कर देता है। चीफ के पद को क्या करता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भत्ते कहाँ से मिल रहे हैं? भारतीय कोष से मिल रहा है। 1793 के तहत व्यापारी का अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है और कमांडर इन चीफ के पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, कमांडर सेनापति, मुख्य सेनापति, हाँ मुख्य सेनापति। सुनिए बाबू, ये व्यापारिक मतलब मोनोपोली, जो कंपनी को जो भेजा गया था उस समय यहाँ पर व्यापार करने के लिए भारत में, ब्रिटिश कंपनी को, तो उस समय जो भेजा गया था, कहा गया था कि सिर्फ भारत में तुम ही व्यापार कर सकते हो और ब्रिटिश कंपनी कोई नहीं जाएगा। जितना है ना, मतलब कि एक तरीके से बेचने वाला एगो है और खरीदने वाला बहुत सारा है। इसी को एकाधिकार कहते हैं। एक ही, उस समय एक ही कंपनी था और इसकी एकाधिकार है ना। हाँ, 20 वर्षों के लिए बढ़ा, तो 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया, धीरे धीरे एकाधिकार को बढ़ा रहा था। मोनोपोली जो था, हाँ फिर से बढ़ाते, जैसे स्टार्टिंग में भेजा था कि तुम जो है कि इतना सालों तक करोगे, 20 वर्षों तक, 15 वर्षों तक उसको भेजा था। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मतलब बार बार जो है कि उसको बढ़ाना पड़ता था। जो ब्रिटिश शासन थी, हाँ ब्रिटिश शासन को बार बार, एक कंपनी थी ना, कोई शासन तो था नहीं, तो कंपनी किसके आधार पर चलेगा? वहाँ के जो शासक उसके अनुसार ही चलेगा। तो कहे भाई कुछ दिन और तुम रहो, जितना अकेले व्यापार करना, 20 साल के लिए और तुमको हम देते हैं कि 20 साल तक कोई भी यहाँ से दूसरा कंपनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो व्यापार के अधिकार को क्या क्या बढ़ा दिया था 20 वर्षों के लिए। ठीक है, सुना रहा बात को, लिख लीजिए एक एक पॉइंट याद रखिएगा भाई। ठीक है, अब जो है कि चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813,
कोई दिक्कत नहीं ना किसी प्रकार का, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत हो कहीं पर समझने में दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिए कि यहाँ नहीं समझे तो कहीं नहीं समझे, ठीक है? यहाँ मन खुश, सब जगह मन खुश। अब इसके तहत थोड़ी सी बातों को सुन लीजिए कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या किया गया कि देखिए 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, तो 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, और 20 वर्ष कितना होता है? 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 1813। मतलब 1813 तक एकाधिकार प्राप्त था कंपनी का। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि कंपनी का जो है इस चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ाया जाता है, लेकिन ये एकाधिकार नहीं, अधिकार को बढ़ाया जाता है, व्यापारिक अधिकार, कि भाई अब तुम 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकते हो, लेकिन अधिकार दिया गया, एकाधिकार नहीं। मतलब कि सिर्फ तुम अब अकेले नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कंपनी का एकाधिकार है, जो मोनोपोली था, यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार क्या होता है? समाप्त होता है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त होता है और सिर्फ क्या बचता है? व्यापार करने का अधिकार बचता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अब जो है कि ब्रिटिश है ना, दूसरी ब्रिटिश कंपनी भी भारत में आ सकता है, उसको अनुमति मिल गया। अनुमति मिलने के पीछे यह कारण था कि भाई एक ही कंपनी अगर व्यापार वहाँ पर कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार को भी, शासन को भी वहाँ लगा कि भाई ये बात सही है, ये तो मेरे ऊपर से हाथ से निकल जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, तो इसको दबाने के लिए एक ही उपाय है और कंपनी को वहाँ पर जाने का हम जो है कि दे देते हैं भाई कि जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है किस एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो 1813 के तहत, 1813 के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। और इस समय देखिएगा कि इसके साथ ही ब्रिटिश व्यापारियों को आने का अधिकार तो दिया गया है, साथ ही साथ जो ब्रिटेन के नागरिक हैं उनको भी यहाँ पर आने का अधिकार दे दिया गया कि आप लोग भी जाकर वहाँ पर जो मन है कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किससे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ, क्योंकि राजनीतिक मामलों में देखभाल कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। किसको? कोई भी अगर ब्रिटिश व्यापारी या नागरिक भारत में आना चाहता है, जिसको, है ना, किसको लेना पड़ेगा? ब्रिटिश व्यापारी या और वहाँ का नागरिक को जो भारत में आना चाहता है, भारत में आने के लिए, है ना, इससे अनुमति लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिएगा कि थोड़ी थोड़ी अपनी संस्कृति को भी, रिलीजियस को भी बढ़ावा, है ना, बढ़ाने का कोशिश किया, प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया। और इसके लिए इसी समय से ईसाई मिशनरियों का भारत में भेजने का काम भी किया। तो ईसाई मिशनरी भी इसी समय से आना शुरू करता है। किसके लिए? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, क्या बोलिए? जाना है? हाँ तो बोलिए ना। तो कहीं क्लास में जाती है इस समय? कहाँ? अच्छा, जुडिशरी का क्लास है। हाँ तो ठीक है, जाइए, कोई बात। जो छूट जाएगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
ठीक ना, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आप लोग का आधा घंटा का और क्लास बचता है ना, तो उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, क्लास जुडिशरी का क्लास कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। कल होके जज उज बन जाइएगा तो फ़ायदा है ना। और इसी में देखिएगा एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए कहा गया भाई कि कुछ इस पर खर्च किया जाएगा, और 1,00,000 रुपया खर्च करने की बात कहा गया। तो शिक्षा पर खर्च कितना, शिक्षा पर खर्च करने की बात कितना कहा है, 1,00,000 रुपया सालाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस एक्ट के तहत, या ऐसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो 1813 के तहत, 1813 के तहत, ठीक है। लिखा दे क्या पॉइंट, लिख लिए हैं, लिखिए लिखिए लिखिए, ये समझ गए ना बातों को, सारी बातों को समझिए, लिखिए। हाँ कहाँ है? अच्छा, ये ब्रिटिश व्यापारी और वहाँ का जो नागरिक है उसको भारत में आने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना पड़ता था, ठीक है। लिखिए लिखिए, हाँ लिखिए ना, ब्रिटिश व्यापारी तथा नागरिकों, हाँ उसी को लिख लीजिए एक पॉइंट, जब आपको लग रहा है कि लिखने में दिक्कत है तो लिख लीजिए। ब्रिटिश व्यापारियों तथा नागरिकों को भारत आने तथा ब्रिटिश व्यापारियों तथा नागरिकों को भारत आने तथा बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई तथा नागरिकों को भारत आने तथा बसने का अनुमति प्रदान की गई। लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना आवश्यक था। लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना आवश्यक था, ठीक है। यही बात लिख लिया, सारी पॉइंट को लिख लिया ना आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ से सारे फैक्ट जो है कि इम्पोर्टेंट है। क्या क्या, कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया, किसके तहत, 1813 के तहत। फिर उसके बाद मिशनरियों का भारत में आगमन की अनुमति 1813 के तहत। शिक्षा पर 1,00,000 रुपये खर्च करने की जो व्यवस्था किया गया 1813 के तहत। ब्रिटिश व्यापारियों और नागरिकों का पर यहाँ पर आने एवं बसने का जो अधिकार दिया गया 1813 के तहत। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेने की ज़रूरत थी। एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक अधिकार जो है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। किसका एकाधिकार, नहीं समझे, लीजिए इतना देर से बता, एक कितना बार बता दिया, आज भी बताया, कहाँ ध्यान रहता है जी। एकाधिकार का मतलब ये हुआ, जैसे आपको कह दिया कि आपको हम एकाधिकार दे रहे हैं इस क्लास में बैठने का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में सिर्फ आप ही बैठेगा, दूसरा आदमी नहीं बैठेगा, दूसरा विद्यार्थी नहीं बैठेगा। जब तक हम आपको अधिकार दे चुके हैं, एकाधिकार, जब तक यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा। तो एकाधिकार का मतलब कंपनी के मामले वही हुआ कि कंपनी को एक अधिकार प्राप्त था कि यहाँ पर भारत में सिर्फ यही एक कंपनी जो थी
ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार कर सकती थी, दूसरा कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन इस एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। व्यापार करने का अधिकार को बढ़ाया गया अगले 20 वर्षों, लेकिन एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन पूरी रूप से एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया, कुछ एकाधिकार रह गया था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और वो क्या था? कहा गया कंपनी को, भाई कि तुम बहुत पुराना है तो कुछ एकाधिकार तुमको देते हैं, उस पर कोई दूसरा कंपनी व्यापार नहीं करेगा। वो एकाधिकार क्या था? वो एकाधिकार था कि भाई चीन के साथ व्यापार तुम ही करेगा, चीन के साथ व्यापार जो कंपनी आई हुई ईस्ट इंडीज कंपनी, सिर्फ वही व्यापार करेगा। दूसरी बात कि चाय का भी व्यापार कौन करेगा? चीनी नहीं जी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी को अधिकार मिला। बाकी जो और ब्रिटिश कंपनी आ रही है, ब्रिटेन से जो भी और कंपनी आ रही है, वो इसके अलावा चीन और चाय, यानी कि चीन के साथ वो व्यापार नहीं कर सकता है और चाय का भी व्यापार वो नहीं कर सकता। बाकी सब चीज़ का व्यापार करो ना कोई। तो कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त यहाँ पर नहीं किया जाता, अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं चाय और चीन का एकाधिकार प्राप्त था। हाँ, प्राप्त। तो चीन और चाय के अलावा एकाधिकार को समाप्त किया गया था। कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय के अलावा समाप्त किया गया था। समझ आया? ये भी क्वेश्चन पूछेगा किस पर एकाधिकार था। तो चीन, समझ में आया बात को? आपको, आप ही को बता रहे, समझ में आया? चीन और चाय पर मोनोपोली था, है ना? किसका? ब्रिटिश कंपनी का। बाकी सब पर अधिकार खत्म हो गया था। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय पर बना हुआ था। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय पर बना हुआ था। हाँ हाँ, इसी समय में ना एकाधिकार समाप्त हो रहा है, इसी समय में ना। लेकिन पूरी रूप से एकाधिकार समाप्त नहीं हो रहा है। चीन और चाय का एकाधिकार जो था कंपनी के पास ही थी, है ना? उसके अलावा जो है कि आप जो भी अधिकार, जो भी व्यापार था उस पर सबसे अधिकार दूसरी कंपनी भी आकर उसके साथ व्यापार कर सकता था। ठीक है, अब हम लोग इस बात ख़त्म करेंगे। चार्टर एक्ट 1833 लिखिए। चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या किया गया है कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो यहाँ पर 1813 के तहत 20 वर्षों के लिए अधिकार को बढ़ा दिया गया था। तो 1813 प्लस 20 33, तो जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ये अधिकार भी, व्यापारिक अधिकार भी कंपनी का अब जाके 1833 ईस्वी में समाप्त कर जाता है। मतलब कि अधिकार भी अब समाप्त हो गया। तो यहाँ पर व्यापारिक अधिकार समाप्त, कंपनी का व्यापारिक अधिकार क्या आता है?
समाप्त हो जाता है। यानी कि अब केवल जो है कि कंपनी का अधिकार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सीमित रह गया। कहाँ पर? तो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य जिसके पास रहा, बाकी व्यापारिक जो था ये क्या हुआ? समाप्त हो गया था। तो लिख सकते हैं कंपनी की व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अधिकार पूर्णतः इसी में समाप्त हुआ। हाँ, अभी अधिकार लिखे ना, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अतः कंपनी अब राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित हो गई। अतः कंपनी अब केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रह गई। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर देखे थे 1773 के तहत कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर 1833 के तहत अब जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद हटा दिया गया। अब वहाँ पर क्या क्या? भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। यानी कि दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है कि सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ किसके पास चला गया? गवर्नर जनरल का। जो भी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ था ये किसके पास चला गया? गवर्नर जनरल के पास, भारत के गवर्नर जनरल के पास चला गया। और यहीं पर बात कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि अब भारतीय क्षेत्र पर, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित होता है। तो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित होता। अब कंट्रोल किसके अंतर्गत? तो ब्रिटिश गवर्नेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत अब संपूर्ण भारत पर नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कि भारत का जो गवर्नर जनरल बना, इसको शक्ति दे दिया गया। किसका? सैन्य शक्तियाँ और नागरिक से संबंधित जो भी इसके पास रिलेटेड जो भी रहे कि नागरिक के बारे में क्या क्या कानून बनाना है, यहाँ के जनता के बारे में, वो सारी अधिकार कितना दे दिया? किसको दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। और पता होना चाहिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता भाई? अरे भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ना जी, वारेन हेस्टिंग। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना पद के रूप में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में जानते होंगे क्या? सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब समाप्त करता है। ये इतिहास में पढ़े होंगे। क्या कन्फ्यूजन? बोलिए। लैंग्वेज लिखना है, लिखिए, बिना लिखिए फटाफट लिखिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी, उसी में लिखिए, उसका आगे लिखिए, उसी लाइन में लिखिए, उसका आगे, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थी।
जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थी। और संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया। और संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा कि जो सिविल सेवा का जो चयन होता था, चयन होने की जो शुरुआत किया गया, वो उसके लिए कहा गया है कि ओपन एग्ज़ाम कराया जाए। यहाँ पर सिर्फ बातें हुआ था, ओपन एग्ज़ाम कराने की भी बात, यानी कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। सिविल सेवकों के चयन के लिए, सिविल सेवक है ना, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। अब हम लोग लिखिए चार्टर एक्ट 1853। हो गया ना, समझ आ गया। 1853 लिखिए, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बात को? आपको कोई दिक्कत होगा तो पूछना है। अब ये देखिए, ये चार्टर एक्ट 1853 जो है, ये कह सकते हैं कि कंपनी के तरफ से भाई ये लास्ट है, ठीक है। और ब्रिटिश संसद कहा, इसमें ब्रिटिश संसद को खैनी बनाना है, कहा जी, है ना। हाथ दोनों हिल रहा था, हम भी पढ़ते थे तो उस टाइम, हम भी पढ़ते थे ना, तो ऐसा ही एक विद्यार्थी था, है ना, पीछे बैठ के आराम से एक बार ठोकता था तो सब झांस लगता था, पूरा खांसना शुरू। एक बार गलत फहमी से कहा हुआ कि चिनौटी उसका गिर गया है ना। अब बेचारा सोचने लगा कि चिनौटी कैसे उठाए, लेकिन गुरुजी का ध्यान है ना चिनौटिया पे पड़ गया समझे ना। समाज तो गए कि कौन लड़का खा रहा नहीं खा रहा, है ना। यहाँ तक क्या कि वहाँ पर आसपास को क्या देखे कि मुंह खुलवाए, उस जवान पहले ही सोच समझ गया कि अब सर चुनौती देख ले तो मुंह खुलवा ही देंगे खा गया अंदर है ना, अंदर खा गया। समझे, एगो लड़का ऐसा ही बैठा था क्लास में, पूरा हाथ एकदम 2 उंगली एकदम पेंट किए हुए था, है ना। तो देख लिए उन सर को, सर जो है कि देख लिए। अरे हम लोग बोरा बिछा के पढ़ते थे पहले, सच्चाई बताते हैं, ट्यूशन में बोरा बिछा के बैठते थे। बाद में बेंच टेबल ये सब नसीब था, ये सब टेबल पर से था। उस 7वां क्लास में जाएंगे ना, तब टेबल कुर्सी पर बैठेंगे, बेंच पर कब जाएंगे है ना। तो गांव देहात के एरिया में बेंच कुर्सी नहीं, 10वां तक जो है ना बोरे बिछा के बैठते थे,
उसके बाद जो है ना, ये जो कि नाखून देख ले पूरा बढ़ा हुआ, पेंट उंट किया हुआ, ध्यान पड़ गया गुरुजी का। आते के साथ कहे कि सुनो ना बाबू, है ना, एगो नेल पॉलिश मंगाए, लिपस्टिक वगैरह मंगाए, सब कुछ जो है कि है को जो है मंगाए, पूरा उसको जो है ना, पूरा उसका हाथ को और पैर को पूरा रंगवा देंगे बढ़िया से, पूरा बढ़िया से रंगवाया हम कि चलो अब ठीक लग रहा है ना। और उसके क्लास में उसकी बहन भी पढ़ती थी। इतना ना बेइज्जती करवाया ना, कि इतना बेइज्जती किया ना कि बेचारा, लेकिन लड़कन भी ढीठे रहता, कितना बेइज्जती कर दी छोड़ेगा नहीं क्लास, है ना। तो लड़कन के भी तो थोड़ा सा किस्म के मामले में, जब क्रिकेट खेलते थे ना तो वो देखते थे कि साइकिल से आ रहे हैं तो हम लोग छुप जाते थे, उसी रास्ता से हम लोग करना पड़ता था। एक बार की बात है कि बेचारा साइकिल से आ रहे थे, तो बरसात के टाइम था, थोड़ा सा गांव देहात में मिट्टी का समस्या ज़्यादा होता है, पानी अगर बरस गया तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। कच्ची रोड जो नहर के किनारे रोड बनता है, बेचारा जा रहे थे, है ना, साइकिल लेकर रहे थे, धान उनका समय था, है ना, रोपनी चल रहा था, उधर से आया गाय, है ना, साइकिल बेचारा साइकिल पर बैठले थे, साइकिलें उठा के खेत में पटक दिया घुमा के फेंक दिया, समझे ना, घुमा के साइकिल जो उठा के फेंक दिया, अपने किया हुए। तो नहीं, उन लोग बहुत, जब उन लोग जो है ना, गाय जानवर जो है, अगर उन लोग का दिमाग गर्म हो गया ना तो कुछ भी कर देगा। कोई नहीं देखेगा कि चलती ट्रेन है कि चल रहा कि बस है, ट्रक है, कुछ नहीं, सबको रोकने की प्रयास करेगा, समझे ना। हमारे गांव के एगो आदमी थे, वो क्या किए ना, बूढ़ा थे, वो जब पी लिए, जब पीने के बाद किया ना, ताड़ समझते हैं, है ना, तो पहले ताड़ लंबा लंबा वाला यार, हाँ, तो उसको कबाड़ने का प्रयास किया कि आज इसको कबाड़ी देंगे, है ना। उसके बाद जो है ना, उधर से आ रहा था, बहुत मरखंड बैल था, समझ ना, किसी को नहीं पूछता था, पीले आइए थे। और उस दिन की संजोग देखिए, वो कहा कि ना, जाके उसका सिंग पकड़ के पूरा उसका मुड़ी ऐसे ऐसे जो है ना कर रहे हैं। अब वो बेचारा सोच रहा है कि सब लोग हमसे डरता था, आज हमरे जो है कि पकड़ के, वो बेचारा एकदम जो है ना बौखला गया कि कखनी छूटे के हम भागे वो बेचारा पड़ गया गलत फेरे में उस दिन, और जैसे ही छूटा ना, ये इतना तेज भागा कि जिसका कोई सामने नहीं। तो वो भी सोच लिया कि इसलिए, और वो आदमी जो पीते थे उनको कोई गिलास कांच का नहीं देता था, कहीं पर अगर पीते थे तो कांच का गिलास नहीं देता, कहते जितना कि पीता नहीं आदमी होता हमको गिलास से ख़त्म कर। वो पीते पीते गिलास, कांच का गिलास जो है ना, मुंह में रख के तोड़ ताड़ देते थे, समझ नहीं, इसलिए हाँ, मतलब मुंह में रखे और तोड़ ताड़ के बराबर, इसलिए उनको कोई कहते ना नहीं देंगे। बहुत भयानक आदमी थे जी, समझे ना, बहुत भयानक आदमी थे। हाँ बोलिए, कुछ पूछ। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम का 1833 के चार्टर एक्ट में तो बनाया गया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद बना हुआ तो पहले ही से आदमी था, लेकिन पद को खाली चेंज कर दिया गया, क्योंकि 1829 में ही देखेगा कि सती प्रथा को समाप्त करता है, उसमें ये गवर्नर जनरल रहता है। लेकिन उस समय 1829 में क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल का पद जो लाया गया 1833 का पद लाया गया, इसमें आया, ठीक है। तो 1853 के तहत ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी से भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है कि अपने हाथों में ले सकती थी या समाप्त कर सकती थी। यानी कि इसमें 1853 में कहा गया कि जो ब्रिटिश शासक है या ब्रिटिश संसद है, जो भी हो, अब सारे जो है, जो कंपनी जो है भारत में जो है कंपनी, उसकी जितनी भी प्रशासन है, भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन,
कंपनी के हाथों में जो है वो कभी भी ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले सकती है या कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। और इसके बाद ही देखिएगा 1858 में सारी व्यवस्था अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि ब्रिटिश संसद इस समय कह देता है कि अब जो भी तुम्हारे कंपनी के हाथों में जो भी प्रशासनिक चीज़ें तुम्हारे जो हाथों में है, या तो उसको हम तुम्हारे हाथों से छीन लेंगे या तो उसको हम कंपनी का शासन ही बिल्कुल यहाँ से समाप्त कर देंगे। अब तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, अब जो भी चलेगा मेरा ही चलेगा यहाँ पर। कभी भी अब कब करेंगे इसका निर्णय है नहीं है। हमको मन करेगा 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ले लेंगे। मन करेगा कि 6 महीने के बाद, तो 1853 के 6 महीने के बाद ले लेंगे। इसका कोई ठिकाना नहीं है कब हम ले लेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को फिर से एक बार गवर्नर जनरल की जो परिषद से विधायी और प्रशासनिक कार्य यानी कि कानून बनाने का अधिकार और सेना पर जो नियंत्रण था, इस क्षेत्र पर जो नियंत्रण था, उस अधिकार को अलग कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के लिए एक अलग से विधान परिषद का जिसको हम लोग केंद्रीय विधान परिषद भी कह सकते हैं, उसके लिए परिषद का गठन किया गया, अलग से गठन किया गया। और इसमें 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य को इसमें 6 नए सदस्य थे, तो 6 नए सदस्य में से 4 सदस्य को कहाँ से चुनना था, तो 4 सदस्य को चुनना था बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। कहाँ से? बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा। भाई आगरा से चुनना था। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवाओं के चयन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा का, खुली प्रतियोगी परीक्षा का 1833 में रखा गया था, उसको यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको खुली प्रतियोगिता परीक्षा का स्वीकार कर लिया। क्या किया गया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, बम्बई, आगरा। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए फटाफट, 2 मिनट समय लिखिए। इस एक्ट के तहत लिख लिए आप, लिखिए। इसमें जो 1833 में जो प्रतियोगी सिविल सेवकों के जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बातें कही गई थी, जो प्रावधान रखा गया था, उसको यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या किया गया कि स्वीकार कर लिया गया। लिखिए, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी से भारतीय क्षेत्रों को, ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी से भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है, प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है या कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है, या कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। कंपनी का भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है, चाहे तो वह कंपनी से भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है
या कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है, या कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद से, हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद से विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद ब्रैकेट में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। नई विधान परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 6 और गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का केंद्रीय विधान परिषद लिखा हुआ बाबू का गठन किया गया। इस परिषद में 6 और पार्षद शामिल किए गए, 6 और विधान पार्षद शामिल किए गए। छः और विधान पार्षद शामिल किए गए। इस परिषद में 6 और विधान पार्षद शामिल किए गए। तथा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। तो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य, 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की सरकारों से चुना जाना था। 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की सरकारों से चुना जाना था। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए। सिविल सेवाओं में चयन के लिए, हाँ, सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। सिविल सेवाओं के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है,
है ना। तो हम लोग फिर से अब क्राउन का शासन पढ़ेंगे 1858 से। सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को स्वीकार कर ले, जबकि इसकी बातें कहाँ थी, 1833 में बातें कहा गया था। हाँ 1833 के तहत इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन इसमें स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल। हाँ